नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर आखिर दिन रात की घटनाएं किस तरीके से होती हैं, या जो मौसम परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, या फिर जो समय हम निर्धारित करते हैं या हम जो डेट निकालते हैं वो सब चीजें किस तरीके से होती है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने बहुत बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं के बारे में सुना होगा। तो इन सभी घटनाओं के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही डिटेल में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने एक चैप्टर करा दिया है, होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर है और हम यहाँ पर देखेंगे आज पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पृथ्वी के बारे में, है ना। पृथ्वी यानी कि अर्थ, पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी जो है इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है ना। नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट हम इसे कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इसे नीला ग्रह कहते हैं या ब्लू प्लैनेट कहते हैं? तो आपको बता दूं कि पृथ्वी का जो 71% भाग है, पृथ्वी का 71% भाग, 71% भाग जो है ये कैसा है? जलीय है। यानी कि इसके 71% भाग पर पूरी पृथ्वी का 71% क्षेत्र जो है ये पानी से ढका हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, आने वाला प्रकाश, ठीक है, इस प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिसे हम विविग्योर कहते हैं। विवग्योर कहते हैं। विवग्योर को अगर आप इस तरीके से देख लेंगे तो आप देखेंगे कि एक प्रकाश किरण जो होती है उसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है वॉयलेट, ठीक है, दूसरा होता है इंडिगो, इंडिगो कलर होता है, तीसरा होता है ब्लू कलर, ठीक है, चौथा होता है ग्रीन कलर, वाई से येलो कलर, ओ से ऑरेंज कलर, और आर से होता है रेड कलर। ठीक है, तो जब ये विवग्योर यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरण जब इस जलीय भाग पर पड़ती है तो इसके कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और इसी प्रकीर्णन में आप देखेंगे कि जो ये सारे के सारे रंग हैं, इनमें से जो नीला रंग है यानी कि जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये क्या कर देता है? ये ब्लू कलर जो है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसे क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हमें जो भी रंग जिस भी क्षेत्र से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है वही कलर हमें नजर आता है। इसीलिए पृथ्वी जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जलीय भाग से जब वो प्रकाश की किरण वहां से गुजरती है तो बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, सिवाय किसके? ब्लू कलर की, क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए हमें ये ग्रह कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी, ठीक है, ये हमारे पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जैविक ग्रह है, यानी कि इस पर जीवन है। ठीक है, सौर मंडल में ये क्या है? एकमात्र जैविक ग्रह है, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव है ना। जीवन संभव है। ठीक, अब ये जीवन संभव क्यों है? तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे ये है सन, ठीक है, ये क्या है? आपका सूरज है। और सूरज से हमारे पूरे सोलर सिस्टम में आपको 8 प्लैनेट यानी कि 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मरकरी, उसके बाद आपको वीनस मिल जाएगा, इसके बाद आपको अर्थ मिल जाएगा, फिर आपको मार्स यानी कि मंगल ग्रह मिल जाएगा। ये सब क्या है? ये सब पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है,
पार्थिव ग्रह कहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य से ऐसी दूरी पर स्थित है, ऐसी अनुकूलतम दूरी पर स्थित है जहां पर इसका तापमान ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। यानी कि ना तो पृथ्वी जो है बहुत ज्यादा गर्म है, गर्म ग्रह है, और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह है। जैसे कि आप बुध और मरकरी और वीनस यानी कि बुध और शुक्र को देखेंगे तो सूर्य के नजदीक होने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं अर्थ अगर आप देखोगे तो ये एक सुइटेबल जो है क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सूर्य से अनुकूलतम दूरी पर स्थित ग्रह जो होता है वो ही क्या होगा, जैविक ग्रह होगा। ठीक है, जहां पर जीवन हो सकता है। और ऐसे ही ग्रह को, ऐसा ग्रह जो इस जोन में आता है, इस अनुकूलतम दूरी पे आता है, इसे ही हम गोल्डी लॉक्स कहते हैं। ठीक है, गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। एक ऐसा जोन जहां पर जो है ना तो ज्यादा कम तापमान होता है ना ही ज्यादा अधिक तापमान है, जिसकी वजह से जीवन की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार है गोलाभीय, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे जियोइड। ठीक है, जियोइड है, यानी कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि ये ध्रुवों पे आपको जो है उभरी हुई और भूमध्य रेखा पे उभरी हुई और ध्रुवों पे जो है ये चपटी दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो यहाँ पर अगर मैं मैप बना दूं तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो ध्रुवों पे जो है ये काफी चपटी है, जबकि भूमध्य रेखा, ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा को अगर देखेंगे तो ये अगर हम गोल मान ले तो इसका पूरा का पूरा व्यास जो है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि सर्वाधिक व्यास जो है ये कहां पर है? भूमध्य रेखा पे है। और ये कुल व्यास जो है ये कितना है? तो ये 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर का कुल व्यास जो है आपको भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है। और इसी के ऊपर जैसे ही ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पाया जाता है और नीचे दक्षिण में जो है आपका दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल जो है पाया जाता है। अगर आप देखोगे कि ध्रुव भूमध्य रेखा के कंपैरेटिवली ध्रुवों का जो व्यास है वो कम है, इसीलिए हम कहते हैं कि ध्रुवों पे जो पृथ्वी है वो कैसी है? चपटी है। तो ध्रुवों का व्यास कितना है? तो ध्रुवों पे जो पृथ्वी का व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसके ध्रुव हैं। ठीक है, ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास ये कितना है बच्चे? तो ये है आपका 12,714 किलोमीटर। तो आप कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। हाँ जी, एकदम ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो है बहुत ज्यादा ध्रुवों पे उभरी हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, कंपैरेटिवली जो है आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा। तो इसीलिए हम पृथ्वी का जो आकार है ये कैसा है? गोलाभीय है, यानी कि जियोइड है। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है यहाँ पर आप जो 0 डिग्री देख रहे हैं ये क्या है? इसका कक्षीय तल है। ठीक है, कक्षीय तल है। और यहाँ पर अगर मैं इस 0 डिग्री पर एक अभिलंब डालती हूं, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बनाता है इसे हम मान लें अभिलंब है, अभिलंब है। तो पृथ्वी जो है आप देखेंगे
पृथ्वी जो है यहाँ पे कक्षीय तल और जो अभिलंब है वो इस तरीके से नहीं है जैसा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर हम पृथ्वी की स्थिति के बारे में बात करें तो ये कैसी है, ये आंशिक रूप से झुकी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पृथ्वी का झुकाव, ठीक है, पृथ्वी का झुकाव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पृथ्वी है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं दिखती है, बल्कि कैसी दिखेगी, यहाँ पर आंशिक रूप से ये झुकी दिखेगी। तो कितनी झुकी है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये जो है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, देखो यहाँ पे इसको सर्किल से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे सर्किल ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से समझो, यहाँ पे आप देखोगे ये है आपकी पृथ्वी। अगर इस तरीके से मान ली तो हमने बताया कि ये क्या है, इसका कक्षीय तल है, ठीक है। ये क्या है, इसका कक्षीय तल है, कक्षीय तल है, ठीक है। और इसी कक्षीय तल पर क्या डालते हैं हम, अभिलंब डाल दे, ठीक है। क्या डाल दे, अभिलंब, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो पृथ्वी है ये कैसी झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री पर आपको झुकी हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं मान लूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से 23.5 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देखोगे तो पृथ्वी जो है ये यहाँ पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि अभिलंब से। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अभिलंब से कितनी झुकी हुई है। तो यहाँ पर जो ये कोण बनाती है, ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण आपका 90 डिग्री का कोण है, राइट, 90 डिग्री का कोण है। तो इस 90 डिग्री में आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है अभिलंब से पृथ्वी जो है झुकी हुई है, क्योंकि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसका साउथ पोल है। वहीं अगर आप कक्षीय तल से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कक्षीय तल से देखेंगे तो पृथ्वी का झुकाव कितना है। तो अगर 90 में से मैं 23.5 घटा दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 66.5, यानी कि 67.5 डिग्री जो है ये अपने कक्षीय तल से झुकी हुई है और अभिलंब से जो है ये 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। और इसी झुकाव के साथ जो है पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि गति करती है, ठीक है। ये समझ जाइएगा, क्योंकि इसी से आप देखेंगे कि किस तरीके से दिन रात की घटनाएं होती हैं और किस तरीके से मौसम परिवर्तन का प्रभाव जो है पृथ्वी पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इमेज जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि पृथ्वी जो है अभिलंब से 23.5 डिग्री और कक्षीय तल से 67.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बात करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, ठीक है। पृथ्वी की गतियां, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पृथ्वी की गतियों का जो अध्ययन है ये हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। कितने, दो प्रकार से करते हैं। एक जो गति होती है इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। एक गति जो होती है इसे हम घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है, घूर्णन गति कहते हैं, या फिर इसे परिभ्रमण परिभ्रमण गति भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, रोटेशन। एक गति जो है ये क्या होती है, घूर्णन गति होती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। और दूसरी गति जो होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं या फिर रिवोल्यूशन कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है, परिक्रमण, परिक्रमण होती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब दोनों गतियों में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। घूर्णन गति का मतलब है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जहां पर स्थित है वहीं 23.5 डिग्री झुके हुए ही वो क्या कर रही है, अपनी ही जगह पर रोटेट कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूं और मैं यहीं पर जो है घूमना शुरू कर दूं, है ना।
इसी को क्या कहते हैं, इसी को घूर्णन कहते हैं, इसी को परिभ्रमण कहते हैं, और यही आपका रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी, यहां पर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी चीज है, होप आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, घूर्णन है। लेकिन पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, ये किस दिशा में घूम रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। ठीक है, इसकी जो दिशा है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। किस दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि जो घड़ी की सुई की दिशा होती है, आपने देखा होगा 12 बजते हैं, फिर 1 2 3, यानी कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। लेकिन जब घड़ी की विपरीत बात कर रहे हैं तो वो उल्टा होने लगेगा कि 12 11 10, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जो है पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो दिशा है ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। और ये पूरा का पूरा जो एक चक्कर है, यानी कि पूरा ये जो पृथ्वी है अपने ही अक्ष पर एक चक्कर जो कंप्लीट करती है, इसको कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगता है, तो इसको 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहां पर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, कितने, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर जो है ये पूरा कर लेती है। अब सवाल ये है कि ये किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, क्योंकि इसका व्यास हमने देखा था कि पृथ्वी का जो व्यास है ये कितना है, 12,756 किलोमीटर है। तो ये अपने अक्ष पर कितनी स्पीड की घूमती है कि इस पूरे के पूरे चक्कर को जो है ये 24 घंटे में कवर कर देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो स्पीड होती है वो 1670 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किस स्पीड से घूम रही है, इसकी जो स्पीड है ये क्या है, 1670 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक सेकंड में पृथ्वी कितने किलोमीटर का चक्कर कवर कर लेती है, 1670 किलोमीटर जो है यहाँ पर कवर कर लेती है। और इसी घटना के कारण ही क्या होता है, ये जो घूर्णन पृथ्वी यहाँ पर कर रही है, इस सभी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इन सभी के कारण ही क्या होती है, दिन रात की घटना होती है। दिन और जो रात हमें दिखाई देता है वो क्यों होता है, वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अभी हमने परिक्रमण के बारे में बात नहीं की है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ घूर्णन और रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन और रात की घटना होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति हो गई या दैनिक गति हो गई, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वहीं पर अगर हम परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण में आप देखेंगे कि ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और ये किस तरीके से, दीर्घवृत्ताकार वृत्त में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। ठीक है, पृथ्वी क्या लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, और ये किस दिशा में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि पृथ्वी अपनी ही जगह घूम रही है, और अपनी ही जगह अपने ही अक्ष पर घूमते घूमते वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसी की परिक्रमा को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। कि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। आपने देखा होगा कि आप जो है परिक्रमा करने जाते होंगे तो क्या कर रहे हैं, आप बाहरी क्षेत्र में जो है उसका पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य का जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, और वो भी किस तरीके से, तो दीर्घवृत्ताकार वृत्त में या कक्ष में,
ये एंटी क्लॉकवाइज जो है पृथ्वी घूर्णन करती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसको पूरा का पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो इसको 365 दिन, ठीक है, 350 डेज का समय जो है यहाँ पर लगता है, यानी कि एक साल में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा पाती है। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गई क्या, आपकी घूर्णन गति। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि घूर्णन गति जो होती है उसके प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, घूर्णन गति जो होती है इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि इसके घूर्णन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होती है, दिन रात की घटनाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव। ठीक है, तो इसका पहला प्रभाव तो हमने देखा कि इसके रोटेशन के कारण जो है सबसे पहले क्या होता है, दिन और रात की घटना होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये सूरज हो गया, ठीक है, ये सूरज हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कि पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है। इसी तरीके से एक और यहाँ पे हम सन बनाते हैं, यहाँ पे आपका सन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको इस तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये ए और बी सीन देखते हैं, तो यहाँ पर ए लिख दिया और ये बी, और यहाँ पे बी और ये सी। ठीक है, ये दिन हो गया, ये रात हो गई, ये भी दिन है और ये रात हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पृथ्वी का जो सम्मुख भाग है सूर्य के सामने, पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है, ठीक है, पृथ्वी का जो सूर्य के सामने वाला भाग होता है, वहां पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है, दिन होता है। और इसी के विपरीत आप देखोगे जो पृथ्वी का वो भाग जहां पे सूर्य का प्रकाश एक ही समय पे नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो एक ही समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पे पड़ता है उसे हम दिन कहते हैं, और जिस भाग में अंधेरा होता है उसे हम रात कहते हैं। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, और घूमते घूमते जो ये वाला भाग है ये घूम के फिर सूरज के सामने आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर सूरज के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके सम्मुख भाग पर जो पहले जहां पर रात थी, अब वो घूम के सामने आ गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है क्या होती है, दिन रात की घटना होती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही सिंपल सी कि पृथ्वी के सम्मुख भाग पर, ठीक है, जहां पे भी पृथ्वी सामने होगी सूरज के, वहां दिन होगा, और उसके विपरीत जो है यहाँ पर रात होगी। इसी तरीके से आप देखोगे कि पृथ्वी का वो भाग, यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या बना रहा है, यहाँ पे दिन हो गया, ये वाला भाग जो है ये प्रकाशित है, यहाँ पे रोशनी ही रोशनी है ना, यहाँ पे रोशनी ही रोशनी है, और वहीं ये वाला भाग जो है यहाँ पे अंधेरा है। तो आप देखोगे कि इस रोशनी वाले भाग और इस अंधेरे वाले भाग के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वृत्त बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक वृत्त क्रिएट होगा, ठीक है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देगा, एक भाग जो उजाला है, एक भाग जहाँ पे अंधेरा है, और इसी को कहा जाता है प्रदीप्ति का वृत्त। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रदीप्ति का वृत्त कहते हैं, प्रदीप्ति का व्रत कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि वो व्रत जो क्या कर रहा है, जो पृथ्वी के दिन रात के भाग को विभाजित करता है, ठीक है, दिन रात को जो है ग्लोब पर विभाजित करता है, उसी को कहते हैं वह व्रत जो ग्लोब को दिन रात में विभाजित करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति का व्रत कहते हैं। ठीक है,
प्रदीप्ति का व्रत आपको समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सी चीज थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। और आप देखोगे कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हुए पृथ्वी का प्रत्येक भाग, ठीक है, प्रत्येक भाग जो है ये धीमे धीमे सूर्य के सामने आता जाएगा और दूसरा भाग जो है वो सूर्य के प्रकाश से जो है धीमे धीमे वहां पे समाप्त होने लगेगा और इसी तरीके से दिन होता जाएगा और यहाँ पे रात होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आएगी। तो अब जो जो भाग पृथ्वी के सूर्य की किरण जिस भाग में भी पड़ने लगती है, जहां पे दिखने लगती है, तो अंधेरे के बाद तो हमें क्या लगता है कि सूर्योदय हो गया, तो हम कहते हैं सूर्य उग गया, है ना, उग गया सूरज। तो सूरज उगता नहीं है बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और धीमे धीमे घूमते घूमते वो अलग अलग भागों में पहुंचती है। तो जब वो सूर्य का प्रकाश किसी अंधेरे वाले भाग पे पहुंचता है तो हम उसे सूर्योदय कहते हैं, और जो भाग जो है आपके सूर्य की किरणों से जो है वंचित होता जाता है उसे हम सूर्यास्त कहते हैं। और ये घटना जो है एकदम से नहीं होती कि सूर्य का प्रकाश आपके सामने एकदम से जो है किसी आपको भारत में सुबह सुबह एकदम तेज जो है रोशनी दिखाई देने लगती है, ऐसा नहीं होता है, धीमे धीमे सुबह होती है। अगर एकदम से प्रकाशित हो जाए भारत या किसी भी क्षेत्र पर एकदम सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हमारी आंखें जो हैं उसको बिल्कुल भी सेटल नहीं कर पाएंगी, है ना, धीमे धीमे हमारी आंखें एडजस्ट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी कभी दिन में बाहर घूम रहे हैं और अचानक से आप अंधेरे से कमरे में जाते हैं तो आपको जो है कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपकी आंखें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हैं तो आप देखते हो कि उस रोशनी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, तो आपको अंधेरे में भी कुछ कुछ चीजें जो है नजर आने लगती हैं। तो बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं। तो यहाँ पर ये घटना भी जो है यहाँ पर होती है। तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ पर दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा प्रभाव है अपकेंद्रीय बल का। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा प्रभाव है यहाँ पर अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है जबकि ध्रुवों पर जो है क्या है, चपटी हुई है। तो जब हम पृथ्वी पर घूर्णन करते हैं, ठीक है, जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही होती है वहीं पर जो है एक बल काम करता है, और वो कौन सा बल होता है, वो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि पृथ्वी जिस स्थान पे सबसे ज्यादा घूम रही होती है वहां पे अपकेंद्रीय बल का मान जो है सर्वाधिक होता है। अगर आपको इस तरीके से समझाऊं, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये क्या हो गई आपकी भूमध्य रेखा, है ना, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये हो गया एक वृत्त जो है यहाँ पे बन रहा है ना, एक सर्किल जो है यहाँ पे बन रहा है, और एक हो गए यहाँ पे ध्रुवों पे। ठीक है, ये पोल्स पे, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक सर्किल जो है क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूम रही है, तो उसको ज्यादा चक्कर कंप्लीट करने में समय ज्यादा कहाँ पे लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको 24 घंटे का समय दिया है। ठीक है, 24 घंटे का समय दिया है, एक व्यक्ति है जो कि जिसको भूमध्य रेखा का जो पूरा चक्कर है ये कंप्लीट करना है, और एक व्यक्ति है जिसे ध्रुवों का चक्कर जो है इसे कंप्लीट करना है। दोनों को समय जो है यहाँ पर समान ही दिया है, लेकिन ध्रुवों पर जो दूरी है, ठीक है, जो पूरा चक्कर लगाने के लिए जो दूरी है वो कम है कंपैरेटिवली आपकी भूमध्य रेखा के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, ठीक है, एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे स्पीड क्या करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा स्पीड से जो है दौड़ना पड़ेगा, तभी आप इस व्रत को जो है 24 घंटे में पूरा कर पाएंगे। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये कम होगी तो आपको आप धीमी स्पीड से भी जो है कंपैरेटिवली, बहुत धीमा नहीं लेकिन धीमी गति से जो है आप इसको 24 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में एक बल काम करता है बाहर की ओर।
ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि पृथ्वी की गति की दिशा में एक बल बाहर की ओर जो है काम करता है, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, अपकेंद्रीय बल कहेंगे। और कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जिस स्थान पर सर्वाधिक घूमती है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे चक्कर लगाने में इसको ज्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल जो है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल का मान जो है ये क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। और ध्रुवों पे क्या होगा, ध्रुवों पे कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, सर्वाधिक मान होगा अपकेंद्रीय बल का, और वहीं ध्रुवों पर क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब पृथ्वी घूम रही होती है तो वो बाहर की तरफ, उसकी घूमने की दिशा में बाहर की ओर, ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर जो है एक बल काम करता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। अब सारा का सारा बल बाहर ही लगेगा, लेकिन इसका तो संतुलन करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर पलायन हो जाएंगी चीजें। तो इसी के विपरीत आप देखोगे कि सेम टाइम पर एक बल जो है केंद्र की ओर काम करता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बल अंदर की ओर काम करता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक बल जो है बाहर की ओर काम करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है, जिससे कि बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का जो निर्माण है ये घूर्णन गति के कारण होता है। इसके विपरीत एक सवाल पूछा जाता है, तीसरा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसी घूर्णन के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण भी उत्पन्न होता है। और आप देखेंगे कि अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल ध्रुव भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा लगता है, इसीलिए आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय मान है ये कम होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो कि गुरुत्वीय मान या गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण मान जो है, ठीक है, ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, अपकेंद्रीय बल अधिक होता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल अधिक होता है। और वहीं ध्रुवों पे बात करें, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अधिक काम करता है। इसको फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। तो यहां पर G बराबर GMM अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, अपोजिट है, तो अगर जी का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेडियस जो है ये कम होगी, है ना। कम रेडियस में गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा, और गुरुत्वाकर्षण अगर ज्यादा है इसका मतलब जो रेडियस है ये कम होगा, है ना। तो इससे आप समझ सकते हो कि ध्रुवों पर जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है या पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो क्या है, कम है ना। ध्रुवों पर जो है चपटी है और उसका व्यास भी कम है, इसीलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है अधिक होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए, इसके बाद एक और प्रभाव जो घूर्णन गति से पड़ता है वो होता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति। अब ये ज्वार भाटा क्या होते हैं? तो बेसिकली होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, अब पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन चंद्रमा का और सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब होता क्या है कि पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्थलीय भाग है ना, एक ठोस भाग है, स्थलीय भाग है जहां पे महाद्वीप पाए जाते हैं, और 71% भाग पर आपको जल दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इधर क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर मून है यानी कि चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति के कारण क्या होगा, शक्ति के कारण जो इस पृथ्वी पर स्थित जलीय भाग है ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की ओर जो है, अब उठने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे कि सतह से ये ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है, चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर इस जलीय भाग को, अब कठोर भाग तो वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है ना, और ये तरल अवस्था में है क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ये उठा हुआ भाग है इसी को हम कहते हैं ज्वार, यानी कि टाइड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टाइड। इसके अलावा पृथ्वी घूम भी रही है ना, पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, और अक्ष पे घूमने के कारण आपका अपकेंद्रीय बल भी काम करता है, और अपकेंद्रीय बल क्या करता है, बाहर की ओर बल लगाता है। इसीलिए इसके विपरीत आप देखेंगे कि इधर भी जो है क्या होगा, ये जो जलीय भाग है ये ऊपर की ओर उठने लगेगा, किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। अब यहाँ पे जो पूरी पृथ्वी पे जल था वो इधर उठ रहा है, इधर उठ रहा है, यानी कि अगर कहीं एक तरफ जल का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं कम भी तो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या होगा, जल का स्तर कम होगा, और जब जल का स्तर कम होता है इसे ही हम भाटा कहते हैं या फिर एब कहा जाता है, ठीक है। तो उठा हुआ भाग, जो जलीय भाग पृथ्वी की सतह से जलीय भाग जो उठा हुआ होता है उसे हम ज्वार कहते हैं, और जो स्तर जल का कम हो जाता है उसे ही हम भाटा कहते हैं, इसे ही ज्वार भाटा कहा जाता है। आपको बता दूं कि दिन में दो बार जो ये घटना है, 2 बार ज्वार भाटा की घटना जो है हमें देखने को मिलती है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखोगे कि भारत का जो गुजरात का तट है, गुजरात में एक मंदिर है जो कि ज्वार भाटा के चलते, जब ज्वार बढ़ता है, जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो वो जल का स्तर जो है ऊपर हो जाता है, जिसके कारण मंदिर पूरा का पूरा समुद्र में डूब जाता है, अरब सागर में डूब जाता है। और फिर जल का स्तर जब धीमे धीमे कम होता है, क्योंकि घूम रही है ना, तो जो आकर्षण यहाँ पे लग रहा है वो हटने लगेगा, है ना, घूमते घूमते दूसरी दिशा में जाने लगेगा, तो चंद्रमा का सीधा सीधा इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से जल का स्तर फिर से कम होगा और वो मंदिर जो है फिर से हमें बाहर दिखाई देने लगता है। और ये घटना विश्व के अलग अलग देशों में जो है तटीय भागों में देखी जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा की स्थिति किसके कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो है महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पर सागरीय और महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति, ठीक है। तो सागरीय और महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इस तरीके से पृथ्वी को बना दूं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके 71% भाग पर जल है, ठीक है। और ये क्या है आपका 0 डिग्री भूमध्य
रेखा है। इसको और डिटेल में हम सागरीय महासागरीय जो धाराएं हैं उनको आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसको बस समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो है, ईस्ट की दिशा में घूम रही है। इसीलिए आप देखोगे कि जो इसका जलीय भाग है, ठीक है, यानी कि जो महासागर या सागर का जो जलीय भाग है, ये क्या होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट दिशा में गति करता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर गति करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पर गति करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आप समझोगे कि यानी कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत विपरीत महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे अगर कभी भी ये सवाल आएगा, ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ, पृथ्वी अगर ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो महासागरीय जो तरंगे हैं इनकी दिशा क्या होगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगी। यहाँ पर आप देखोगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है यहाँ पर गति कर रहे हैं, और ये सब क्यों हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमने की स्थिति और उसको हम क्या कहते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट होता है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में, यानी कि रेवोल्यूशन के बारे में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी परिक्रमण और परिभ्रमण आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे परिक्रमण है यानी कि परिक्रमा की बात हो रही है, कोई एक वस्तु है और उसके चारों ओर आप चक्कर लगा रहे हैं तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण, और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डेफिनेशन में अगर हम लिखे तो पृथ्वी जो है एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है, और वो भी चक्कर किस तरीके से, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी जो है, ये किस में लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, और यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे है आपकी अर्थ। तो ये अर्थ जो है ये क्या कर रही है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है ये रोटेट कर रही है, मतलब ये क्या कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, यानी कि पूरा का पूरा चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा एक निश्चित कक्षा में ये जो पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, ये कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, ये चक्कर लगाने में, इसको पूर्ण करने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर 365 डेज और साथ ही के साथ 6 घंटे और लगते हैं। यानी कि 365 दिन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन 6 घंटे और भी लगते हैं इसको पूरा का पूरा पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में यहाँ पे 6 घंटे को भी आप ऐसे देख सकते हो, लगभग आपका 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। यानी कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, जिसको ऑन एन एवरेज अगर हम मान लें तो 6 घंटे यहाँ पर हो गए हैं। और ऐसे ही यही 6 घंटे
4 साल तक अगर इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, यानी कि एक साल में कितना हो गया, 6 घंटे जुड़ गए, फिर दूसरा साल आता है उसमें भी 6 घंटे जुड़ गए, और उसके बाद तीसरा साल आता है फिर 6 घंटे जुड़ गए, और जब चौथा साल आएगा तो फिर से 6 घंटे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले 4 साल के बाद, ठीक है, 4 years के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, 4 साल के बाद यहाँ पर ये पूरा का चक्कर जो है ये कंप्लीट करेगी कितने में, 366 डेज में, और यही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर होता है। जब आपने देखा होगा कि फरवरी जो है ये 28 की ना रहकर ये कितनी हो जाती है, 29 दिनों की हो जाती है, यानी कि 29 डेज की फरवरी हो जाती है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। क्यों, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि लीप ईयर जो है ये क्यों, ये जो घटना है लीप ईयर की, ये किस कारण यहाँ पर होती है। ठीक है, अब हम पृथ्वी के परिक्रमण की यानी कि रेवोल्यूशन की बात करें, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी जो है ये कैसे घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी का जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये भी किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जो है चक्कर लगा रही है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरीके तरफ से जो है चक्कर लगा रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये 365 दिन में पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पे पृथ्वी की स्पीड क्या है जिसके कारण जो ये चक्कर है ये 365 दिन में कवर होता है। अगर आप देखोगे तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है, ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी ये कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसको किस स्पीड से घूम रही है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये दिशा में कितनी स्पीड से घूम रही है अर्थ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो है पृथ्वी कितना कवर कर लेती है, 29.8 किलोमीटर का चक्कर लगा लेती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से आपका एक साल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, एक साल में पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरा होता है, और इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, आपका लीप ईयर बनता है। ठीक है, अब पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के प्रभाव। ठीक है, प्रभाव यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर एक घटना होती है जिसे हम उपसौर और अपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर और अपसौर की घटना जो है ये किसके कारण होती है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। उपसौर को हम बोलते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन कहा जाता है। ठीक है, और वही अपसौर जो होता है इसे हम एपीहीलियन कहते हैं। ठीक है, एपीहीलियन कहते हैं। तो ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के करीब होती है, ठीक है, पास पहुंच जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है, यानी कि एक निश्चित कक्षा में तो वो चक्कर लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चक्कर जो लगा रही है वो प्रत्येक स्थान पर समान दूरी पर है। ठीक है, तो इस चक्कर के दौरान जो है ये घटना होती है उपसौर और अपसौर की। तो ये कब कब होती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, और इसमें इस तरीके से ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो इस तरीके से जो है, ठीक, तो यहां पर आप देखोगे एक तरफ जो है ज्यादा दूरी तय हो रही है, और एक तरफ जो है पृथ्वी, यहां पे पृथ्वी है। ठीक है,
यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे भी आपकी पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे भी अर्थ है और यहाँ पे भी अर्थ है। तो एक तरफ आप देखोगे कि सन के करीब जब पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से जब न्यूनतम दूरी होती है तो इसे हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम उपसौर यानी कि पेरीहिलियन कहेंगे, उपसौर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी ही जो घटना है इसे हम उपसौर कहते हैं। और दूसरी तरफ होता है अपसौर। अपसौर यानी कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं ये अलग अलग तिथिस को होती है, यानी कि अलग अलग डेट्स को होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो उपसौर की घटना है वो समय जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, ये घटना होती है आपकी 3 जनवरी के दिन। ठीक है, 3 जनवरी के दिन। तो आप कहेंगे कितना नजदीक आ जाती है ये दूरी, ये नजदीकी कितनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पृथ्वी जो है इस समय कितने, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, उपसौर के समय यानी कि उपसौर की जो घटना है जब पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पे है तो यहाँ पर 14.7 किलोमीटर की दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य देखी जाती है। वहीं अपसौर की बात करें तो ये घटना आपकी 4 जुलाई को होती है, जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी होती है, जो दूरी है आपकी 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15.2 करोड़ किलोमीटर और यहाँ पे 14.7 करोड़ किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है ना, यहाँ पर अगर हम इसकी औसत दूरी निकालें, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी तो ये कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपसौर और उपसौर और अपसौर की जो घटना है ये किस तारीख को होती है, उस समय जो न्यूनतम या अधिकतम दूरी है ये कितनी होती है ना। ये चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये घटना होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण के कारण ये घटना जो है हमें देखने को मिलती है। अब इसी में एक और प्रभाव पड़ता है और वो होता है ऋतु, जो मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसी कारण जो है एक और पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा परिक्रमण का प्रभाव, तो पहला तो हमने देख लिया उपसौर और अपसौर। अब दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे मौसम परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा, अब होगा मौसम बदलेगा, मौसम परिवर्तन। ठीक है, या ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले एक जो ग्राफ है एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे समझाती हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर बीचों बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका सन है, ये है आपका सूर्य। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर जो है ये क्या कर रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये तिरछी झुकी हुई है, यहाँ पे भी झुकी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसके बीच में आपको 3 रेखाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो बीच में रेखा है इसे विषुवत रेखा या फिर हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में मकर रेखा है और इसके उत्तरी भाग में कौन सी है, कर्क रेखा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर दिखाई देगी, है ना, यहाँ पे इक्वेटर होगी और यहाँ पे कौन सी है, मकर रेखा है और यहाँ पर कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब काल्पनिक लाइन है, ऐसा नहीं है किसी ने पेन से जो है यहाँ पर पूरे के पूरे ग्लोब पर जो है लाइन खींच दी है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। अभी हम समझेंगे आखिर इन काल्पनिक रेखाओं की
जरूरत हमें क्या पड़ी, क्यों हमने इन रेखाओं को यहाँ पर खींचा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी विषुव रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, और दक्षिण में जो है ये मकर रेखा हो जाएगी। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, यहाँ पर ये कर्क रेखा, और यहाँ पर मकर रेखा रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है, पहले तो इन तीनों रेखाओं को समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, विषुवत वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद इसके दक्षिणी भाग, और जो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर वाला जो भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाला भाग जो है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री उत्तर में है, इसलिए हम नॉर्थ लिखेंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा खींची गई है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दक्षिणी भाग में, 0 डिग्री के दक्षिणी भाग में भी सेम आपकी 23.5 डिग्री पर क्या खींची गई है, एक रेखा खींची गई है। अब क्योंकि ये साउथ में है इसलिए हमने यहाँ पर एस लिखा है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, मकर रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन कहा जाता है, ठीक है, कैप्री कौन कहते हैं। ये हो गई आपकी मकर रेखा। अब आप देखोगे कि पृथ्वी जो है यहाँ पर ये क्या है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। अब ये झुकी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भाग है, ये पृथ्वी का वो भाग है जहां पर सूर्य की किरणें किसी ना किसी समय जो है लंबवत पड़ती हैं। ये वो भाग है जहां पर सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। और जब सूर्य की किरणें सीधे सीधे लंबवत होती हैं तो उस समय जो छाया होती है, यानी कि जो आपकी परछाई बनती है, वो क्या होती है, सबसे कम होती है। सूर्य की जिस समय परछाई सबसे कम बनती है, इसका मतलब सूरज जो है उस समय आपके बिल्कुल सर पे है, यानी कि वहां पे जो दिन है ये सबसे बड़ा होता है। तो इसी घटना को आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये चीज आपको समझ में आ रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, ठीक है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर इस जगह, ठीक है, और यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, और ये घटना कब होगी, ये होगी आपकी 21-22 मार्च को, और यहाँ पर 23 और 22-23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर या 22 सितंबर की ये जो दिन है, इस समय सूर्य की किरणें जो हैं यहाँ पर क्या होंगी, लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब ये घटना 23 मार्च को होती है तब इसे हम कहते हैं वसंत विषुव, ठीक है, क्या कहते हैं, वसंत विषुव कहते हैं। विषुव का समझ में आ गया, विषुव का मतलब क्या है, विषुवत रेखा है ना, विषुव यानी कि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती है, 21 मार्च को, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम वसंत विषुव कहते हैं। इसी तरीके से ये घटना दोबारा से जब 23 सितंबर को होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर समझ में आई। और ये घटना तारीख पूछी जाती है कि सूर्य की किरणें जो हैं भूमध्य रेखा पर किस तारीख को लंबवत पड़ती हैं, तो ये याद रखिएगा। और जब भूमध्य रेखा पर ये किरणें लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दिन और रात की जो अवधि होती है ये बराबर होती है, ठीक है, बराबर
होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, यानी कि दिन जो है ये बराबर हो गया, और इसी घटना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, और ये घटना कहाँ है? आपकी भूमध्य रेखा पे होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जब सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर, ठीक है, सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत गिरती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत गिरेंगी, इसका मतलब क्या है? मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ जाएगी। अब सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, सीधी बात है कि भूमध्य रेखा मकर रेखा पर अगर सूर्य की किरणें लंबवत हैं, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध का जो टेम्परेचर है ये ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? लंबवत गिर रही हैं। किस पे? मकर रेखा पर लंबवत, सूर्य की लंबवत किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी अधिक हो जाएगी। लेकिन जो सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, ये घटना कब होती है? ये होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, कब होती है? 22 दिसंबर को, और इसी को हम क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति जो है क्यों कहा जाता है। मकर संक्रांति वो घटना है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसको शीत आयनांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे शीत आयनांत भी बोला जाता है। ठीक है, शीत आयनांत भी कहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री पर, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ में कर्क रेखा पर, और मकर रेखा जो है ये कितना है? 23.5 डिग्री साउथ में है ना, साउथ में है। तो मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, और ये कब गिरती हैं? 21 जून को। ठीक है, कब? 21 जून को। तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध क्या होगा? अधिक गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा। और यहाँ पर जो दिन है ये भी क्या होगा? बड़ा होगा, दिन बड़े होंगे। ठीक है, जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पर दिन लंबे होंगे। इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगे? दिन छोटे होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि सूरज कहाँ है? अब आपके उत्तरी गोलार्ध में है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा पे होता है, तो आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी हो रही है ना, 22 दिसंबर के समय। तो आप देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इस चीज को बेहतर ही समझ रहे हैं कि आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, क्योंकि भारत यहाँ पे है। क्योंकि आपने देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि कर्क रेखा, जो ये कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर अगर सर्दी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जो सर्दी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहे हैं? मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे बसंत विषुव हो जाएगा, यहाँ पे शीत अयनांत होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ग्रीष्म अयनांत जो है ये घटना यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगी। शीत अयनांत यानी कि विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं, और यहाँ पर ग्रीष्म अयनांत का मतलब क्या है? समर सॉलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये मौसम परिवर्तन जो है हमें इस प्रकार से देखने को यहाँ पर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीजें? तो ये हो गया आपका पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में? सूर्य ग्रहण जिसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, और चंद्र ग्रहण जिसको हम
लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये है क्या? ये एक खगोलीय घटना है, ठीक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है ये क्या है? ये एक खगोलीय घटना है, एक खगोलीय घटना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझिए कि आखिर ग्रहण क्या होता है, ठीक है। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण का मतलब है जब सूर्य के मध्य, जब कोई ग्रह या उपग्रह सूर्य के परिक्रमा के दौरान जो है उसके बीच में आता है, जिसके कारण जो उसकी परछाई है दूसरे प्लैनेट या ग्रह पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई ग्रह या उपग्रह सूर्य के प्रकाश के बीच में, ठीक है, बीच से होकर गुजरता है, तो इसी उसी समय जो है एक घटना होती है जिसे हम ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि जब कोई ग्रह, जब कोई ग्रह या उपग्रह, ठीक है, उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा है, जब कोई ग्रह या उपग्रह सूर्य के प्रकाश के मध्य से गुजरता है, मध्य से गुजरता है, तो इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं? हम ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। ग्रहण की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। ग्रहण जो है ये कितने, ग्रहण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, प्रकार का होता है। एक यहां पर देखोगे, एक होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको यहां पर हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। यहां पर क्या देखेंगे? सूर्य ग्रहण, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है, सोलर एक्लिप्स कहते हैं किसे? सूर्य ग्रहण को। ये वो स्थिति है जब चंद्रमा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, जब चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के, सूर्य के मध्य से गुजरता है, मध्य से गुजरता है, तब तब जो घटना होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पे अगर इसको हम समझे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है आपका सूरज, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये हो गया आपका सन, और यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपकी पृथ्वी है, और यहाँ पे है आपका मून, ठीक है। अब पृथ्वी क्योंकि सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी, ये हो गई अर्थ, ठीक है, ये हो गई अर्थ, और ये हो गया आपका मून यानी कि चंद्रमा, ये हो गया आपका चंद्रमा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सन है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब ये चंद्रमा इसके बीच में आएगा तो क्या होगा? यहां से आने वाला जो प्रकाश है इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे जब किसी चीज को पास से ऐसे देख ले, तो आप चंद्रमा तो बहुत छोटा है, तो आप कहोगे इतने बड़े सूरज को कैसे ढक ले रहा है। अब एक चीज बताइए कि कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज आप आग के जितने पास लाओगे वो उतना ही चीजों को कवर करती जाती है, ये तो देखा होगा, है ना, कि अगर आप अपने हाथ को अपने पास लेते जाएंगे तो आपको दूर की चीजें दिखाई देंगी, वो दिखेंगी पर आसपास की दिखाई देंगी, पूरा का पूरा इमेज आपको दिखाई नहीं देता है, वैसे ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है चंद्रमा और ये है आपकी पृथ्वी। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इस चंद्रमा के बीच में आने के कारण जो है यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, यानी कि ये भाग यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे खड़े होकर अगर आप सूर्य देखेंगे तो सूर्य जो है आपको दिखाई नहीं देगा। और ये क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मून है ना, यहाँ पर जो मून है इसने क्या कर लिया है, इस सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे रोक रखा है, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, इस क्षेत्र में क्या होगा आपका अंधेरा होगा, अंधेरा हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि चंद्रमा की जो प्रछाया है, प्रछाया, ठीक है, प्रछाया वो कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी पे पड़ रही है। प्रछाया का मतलब है पूर्ण अंधेरा, पूर्ण अंधकार, अंधकार, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि चंद्रमा बीच में आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब ये सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय एक क्षेत्र वो होता है जहां पर कंप्लीटली ब्लैक आउट हो जाता है, यानी कि वहां से बिल्कुल भी सन दिखाई नहीं देता है, लेकिन आंशिक रूप से दिखा जा सकता है, यानी कि इसकी जो उपछाया है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां से सूर्य का प्रकाश जो इस क्षेत्र में पड़ेगा, यानी कि अगर आप इससे जहां पे ग्रहण पड़ रहा है इसके आसपास के क्षेत्र में है ना, यहाँ पर अगर आप खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप यहाँ हैं या यहाँ हैं, तो यहाँ से अगर आप सूर्य को देखेंगे तो आपको आंशिक रूप से सूर्य दिखाई देगा। और ये क्यों दिखाई देगा, उपछाया के कारण, ठीक है। तो उपछाया वो क्षेत्र होता है जहां से आंशिक रूप से, आंशिक रूप से सूर्य को देखा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आप समझ गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये वो घटना है जब सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, जब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और इसके कारण जो चंद्रमा की प्रछाया होती है ये पृथ्वी पर जो है पहुंचती है, यानी कि अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो सूर्य है हमें दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पर या अगर हम दूर से कहीं देखते हैं तो इसकी जो उपछाया के कारण यहाँ पर आंशिक रूप से जो हमें सूर्य दिखाई देता है, और इसमें भी पूरा सूर्य नहीं दिखाई देगा, इसमें हमें एक बाहर का, अगर आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो बाहर का जो क्षेत्र होता है सूर्य का, यानी कि जो कोरोना होता है, ठीक है, जो हमें चमकदार क्षेत्र दिखाई देता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ये है सूर्य, लेकिन इसका बाकी का क्षेत्र जो है ये क्या है, ये कवर कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो साथ के इसके बाहर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको नजर आता है ना, ये आंशिक रूप से नजर आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, सूर्य का बाह्य, सूर्य का बाह्य क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। जो बाहरी एटमॉस्फेयर होता है, पृथ्वी का क्या होता है, बाहरी एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन आपको बता दूं ये जो घटना है, ये जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है ये सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के समय होगी, अमावस्या, ठीक है, अमावस्या के समय ही आपके सूर्य ग्रहण की घटना होती है, ठीक है, अमावस्या के समय ही सूर्य ग्रहण की घटना देखी जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे किसके बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सन होता है, मून होता है, देन अर्थ होती है, ठीक है। तो SME यानी कि SME
है ना, आप शॉर्ट में लिखते हैं ना मैसेज, तो ये क्या है, इस तरीके से याद रख सकते हो। इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो हमने सूर्य ग्रहण देखा, यहाँ पे ये हो गया आपका मून यानी कि चंद्रमा, यहाँ पे है आपका सन, और ये हो गई पृथ्वी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, जिसे हम प्रछाया कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रछाया है। और यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये आंशिक रूप से आप सूर्य को देख सकते हैं, जो कि किस कारण होता है, उपछाया के कारण, यानी कि सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र से गुजर रहा है ना। तो ये क्या घटना होती है, ये आपकी सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की घटना होती है। इसी तरीके से बात करेंगे किसके बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जिसे हम क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, लूनर एक्लिप्स, तो इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहां पर आप देखेंगे कि लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पे है मून जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये घटना हमेशा याद रखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण की जो घटना है, ये पहली चीज तो साल में 2 बार हो जाती है। ठीक है, 2 बार होती है, और साथ ही के साथ ये पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, ये घटना कब होगी, तो सूर्य ग्रहण की घटना जो है ये अमावस्या वाले दिन होती है। ठीक है, उस दिन अमावस्या होती है, और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन ही जो है आपका चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स जो है ये यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसके समय क्या होता है, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य जो है पृथ्वी की स्थिति जो है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि चंद्रमा तो बहुत छोटा था, ठीक है, तो उसने एक छोटे से क्षेत्र को जो है कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर लूनर एक्लिप्स में जब पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे चंद्रमा क्या है, इसका चक्कर लगा रहा है एक ऑर्बिट में। तो चंद्रमा यहाँ है, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो आप कहेंगे तो चंद्रमा तो ऐसे 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो लगभग 27 दिनों में। ठीक है, 27 दिन और कुछ घंटे लगते हैं जब चंद्रमा जो है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस हिसाब से तो जो सूर्य ग्रहण है ये हर महीने होना चाहिए, क्योंकि इसको 27 घंटे और 27 दिन और कुछ 7 घंटे का समय लगता है, 27 दिन और 7 घंटे का समय लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर बार होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा भी जो है अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी जो चंद्रमा है वो भी, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर जो है 5.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये घटना जो है ये हमेशा नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे पृथ्वी आ जाएगी बीच में, ठीक है, फिर यहाँ पे चंद्रमा आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर आकर फिर से जो है चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा। अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की प्रछाया से, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा ये जो अंधकार है, जो बिल्कुल अंधेरा है, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं गुजर रही है, इसी को हम प्रछाया कहते हैं। और इस प्रछाया के कारण जो है सूर्य का
प्रकाश जो है यहाँ से नहीं गुजर सकता, है ना, यहाँ से नहीं गुजर सकता। तो यहाँ पे जो मून है ये तो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपने देखा होगा कि जब भी पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि जो मून होता है ये रेड कलर का दिखाई देने लगता है। देखा है आप लोगों ने कभी? तो ये जरूर देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन जो सूरज होता है, क्योंकि ये घटना कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है ना, और इस दिन हमें मून जो है ये कैसा दिखाई देता है, ब्लड मून दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर हमें ब्लड मून, ब्लड मून दिखाई देता है, यानी कि लाल चंद्रमा दिखाई देता है। अब ये लाल चंद्रमा कहां से हो गया, है ना, ये लाल चंद्रमा जो है ये हमें कहां से दिखाई देता है? तो होता क्या है कि यहाँ पर जो चंद्रमा है, तो क्योंकि वायुमंडल है, ठीक है, तो वायुमंडल में जब सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य की रोशनी जो प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है इसके आंशिक रूप से तो पड़ेगी, तो यहाँ पर उस वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण होते हैं और उसमें जो बादल होते हैं, उसमें जो धूल कण होते हैं, वो क्या करते हैं, उस प्रकाश को बिखेर देते हैं। ठीक है, उस प्रकाश को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण हमें चंद्रमा यहाँ पर लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो वायुमंडल में इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना पृथ्वी के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वायुमंडल के कारण जो है हमें ये स्थिति दिखाई देती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें मून दिखाई नहीं दे रहा था, अगर आप देखेंगे ये मैंने बनाया है, यहाँ पे चंद्रमा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मून है, लेकिन क्योंकि पृष्ठ छाया है इसलिए मून नजर, यानी कि चंद्रमा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये घटना है सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की, जो कि क्लियर हो चुकी होगी और इसको आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका, अभी तक हमने देख लिया घूर्णन, पृथ्वी की गतियां देख ली, और उसी घूर्णन के कारण जो है और परिक्रमण के कारण यहाँ पर हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाएं जो है इनके बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अक्षांश और देशांतर, जिसके बारे में अभी तक हम इस जो हमने अभी टॉपिक कवर किए हैं उसमें हमने बार बार अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की है, जैसे भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब हम जो है अब इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश का मतलब है यहाँ पर लैटिट्यूड और देशांतर का मतलब है लॉन्गिट्यूड। आखिर ये होता क्या है, तो ये है आपकी काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। आखिर इन रेखाओं को क्यों खींचा गया, क्या जरूरत पड़ी थी? तो यहाँ पर इन रेखाओं को खींचने का बेसिकली जो रीजन था वो ये था कि किसी भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से में, किसी भी देश की, किसी भी स्थान की अगर हमें स्थिति का पता लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे? तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए जो है इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है या इनका यूज किया गया है। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान व स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका है ना, तो अमेरिका कहाँ स्थित है, कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमा होती है, उसका क्षेत्रफल कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वो उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक फैला है या पश्चिम में कहाँ है। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर हम किसी भी लोकेशन की बात करें या हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है ये कहाँ पर स्थित है, भारत के किस भाग में है, या अगर कोई व्यक्ति जो कहीं खड़ा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी लोकेशन क्या है। आज जो हम
जीपीएस यूज करते हैं, है ना। आपको मालूम है कि रास्ता दिखाने के लिए हम ट्रैकिंग सिस्टम यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, जो हमें दिशा दिखाता है। तो वो दिशा जो निर्देश किया जाता है वो कैसे पॉसिबल हुआ है, इन्हीं अक्षांश और देशांतर की हेल्प से हुआ है। तो ये किस तरीके की रेखाएं हैं, आइए इसको डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, अक्षांश अक्षांश रेखा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर, ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, और आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है यहाँ पर, अगर मैं इसके सेंटर में, यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र से जो है मैं इस तरीके से एक रेखा खींचती हूँ, है ना। पृथ्वी के केंद्र से हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा एक समानांतर रेखा हो गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक इस तरीके का एक वृत्त बनाती हूँ, एक समानांतर वृत्त जो है बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र से जो है मैं यहाँ पर बनाती हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हर एक डिग्री के कोण पर, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से, ये तो 0 डिग्री हो गया ना, यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री वृत्त हो गया। तो 0 डिग्री से 1 पर, इसी तरीके से 2 पर, 3 पर, 4, 5, 6, 7 करते हुए कितना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और हर कोण पर, ठीक है, प्रत्येक कोण पर क्या किया गया है, एक सर्किल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, हर कोण पर, जैसे कि 1 डिग्री पर, जब केंद्र से 1 डिग्री पर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक क्या की गई है, एक समानांतर रेखा खींची गई है, एक पैरेलल लाइन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से 0 डिग्री के उत्तर में, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तक का कोण बनाती है, तो इसी के पैरेलल में जो है, आपको इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाऊंगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये आपकी, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 डिग्री लाइन होगी। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री। ओके, ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री लाइन हो गई, है ना। इसको हम यहाँ मान लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गई। और 0 डिग्री के सेंटर से हर एक कोण पर जो है हमने एक पैरेलल लाइन इस तरीके से समानांतर रेखाएं जो है हमने उत्तरी गोलार्ध में भी खींची है और दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। तो इस तरीके से 0 डिग्री के उत्तर में 90 और 0 डिग्री के दक्षिण में भी 90 रेखाएं आपको समानांतर रेखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे जो जो ये 0 डिग्री है, इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और यही भूमध्य रेखा जिसे विषुवत या विषुव रेखा भी कहा जाता है, इसे विषुव रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या हम इसे इक्वेटर, इंग्लिश में एक ही टर्मोलॉजी यूज होती है और वो है इक्वेटर। ठीक है, तो जो इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये सब क्या है, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक डिग्री पर, ठीक है, प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है। यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रत्येक डिग्री पर, प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा खींची गई है। ठीक है, खींची गई है। ये सब क्या है, अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। इस 0 डिग्री के उत्तर का जो ये भाग है, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर है। इसी तरीके से 0 डिग्री का जो दक्षिणी 0 डिग्री से यहाँ पर ये 90 डिग्री क्या है, ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। तो 0 डिग्री से साउथ पोल तक का जो ये भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, जिसे हम साउदर्न साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आया, हिंदी में, दोनों टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। पृथ्वी जो है इस 0 डिग्री की वजह से क्या हो रही है, दो बराबर भागों में विभाजित होती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिण भाग को हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अगर आप देखोगे कि पूरी पृथ्वी पर ये क्या है, ये वृत्त खींचे गए हैं ना, यानी कि ये 0 डिग्री पे क्या है, एक सर्किल इस तरीके से यहाँ पर खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जो है 1 डिग्री पर एक सर्किल खींचा गया है। और आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा अक्षांश बनता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा खींची गई है, अक्षांश रेखा खींची गई है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये अक्षांश रेखाएं या ये जो अक्षांश वृत्त हैं ये क्या होंगे, ये छोटे होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम इधर उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ पोल या फिर हम दक्षिण में साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज्यादा बड़ी जो अक्षांश रेखा है ये कहाँ पे खींची गई है, भूमध्य रेखा पे। वहीं पर अगर आप इसे ध्रुवों पे देखेंगे तो ध्रुवों पे क्या है, कंपैरेटिवली छोटी है। लेकिन जैसे ही हम 90 डिग्री यानी कि इस वाले रीजन पे पहुंचेंगे तो ये एक बिंदु के समान, ठीक है, एक बिंदु के समान जो है एक वृत्त बनाएगा। इस तरीके से समझेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से मान लूं कि यहाँ पर ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कि ये है आपका नॉर्थ पोल, ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल है। और इसके बाद इसी तरीके से क्या खींची गई है आपकी, इस तरीके से पूरी की पूरी सर्किल जो है यहाँ पर इस तरीके से रेखाएं जो है पृथ्वी पर चारों तरफ यहाँ पर खींची गई है। तो यहाँ पे बिंदु के समान जो है आपको क्या दिखाई देगी, एक अक्षांश रेखा दोनों ध्रुवों पे, चाहे हम साउथ पोल की बात करें या हम नॉर्थ पोल की बात करें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आइए इसको हम कुछ फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, तो ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, एक तो आपका उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, बात करें अक्षांश की तो ये क्या है, ये समानांतर रेखाएं हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल खींची गई हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कहीं भी काटती नहीं है। तो अक्षांश रेखाएं जो है ये क्या है, आपकी समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और ये पैरेलल लाइंस जो है एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, काटती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, तो पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर कितनी कुल रेखाएं होंगी, अक्षांश रेखाओं की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं, ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, तो हमने यहां पर देखा एक तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई और 0 के बाद यहाँ पे क्या है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, फिर 46, 67, इसके बाद यह 90, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 1 से लेकर 90 तक, और इसी तरीके से 0 डिग्री के बाद दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर जो है 90 तक, ठीक है, 90 तक क्या खींची गई है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उत्तरी गोलार्ध में है ना, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री 90 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। इसके बाद
आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। इसके अलावा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा इसको भी तो इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर +1, यानी कि 90 90 और +1 ये कितनी हो गई, ये हो गई टोटल आपकी 181, यानी कि पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, चाहे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिला लें और साउदर्न हेमिस्फीयर को मिला लें, तो यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है ये कितनी है आपकी 81 है, 181 है। अब दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, इन अक्षांश रेखाओं की, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दूरी कितनी है, या यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे बात कर ले। अब क्योंकि ये समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, समान दूरी पर है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पे, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में बात कर लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो इनके बीच की जो दूरी है ये कुल कितनी है, कुल दूरी कितनी है, तो ये दूरी है आपकी बच्चे यहाँ पर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, यानी कि चाहे यहाँ पे बात कर लो, ये भी, इसके बीच भी 111 किलोमीटर होगा, ये भी 111 किलोमीटर होगी, और ये भी दूरी जो है कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। चाहे यहाँ पे ही देख लीजिए, ये भी दूरी क्या होगी आपकी 111 किलोमीटर होगी। तो आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पहली चीज तो अक्षांश रेखा जो है या देशांतर रेखाएं, ये किसी भी स्थान और स्थिति का पता लगाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। और यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पर कितनी है, 181 है, जो कि प्रत्येक डिग्री पर खींची गई क्या है, एक वृत्ताकार रेखा है, जो कि समानांतर यानी कि पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पे काटती नहीं, इनके बीच की दूरी जो है ये समान रहती है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको अक्षांश रेखा से संबंधित यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस पूरे ग्लोब पर ये 0 डिग्री तो हो गई भूमध्य रेखा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण आपकी रेखाएं विभाजित की गई हैं, और उनको विभाजित करने का कुछ कारण भी है, आइए उसको यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच से जो ये रेखा गुजर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, या फिर हम इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और यही भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, एक तरफ उत्तरी गोलार्ध और दूसरी तरफ यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब आप देखोगे कि 0 डिग्री के उत्तर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में है ना, 0 डिग्री के ऊपर है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो है 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, या फिर हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी के 0 डिग्री के दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में भी ठीक 23.5 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में भी एक अक्षांश रेखा खींची गई है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे 66.5 डिग्री पर, ठीक है, 66 डिग्री पर भी एक रेखा खींची गई है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 66.5, 66.5 डिग्री पर भी एक रेखा खींची गई है उत्तर में, 66.5 नॉर्थ में, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको एक 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, और आर्कटिक वृत्त हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध में, और ये किस में है, 66.5 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी। और इसके बाद यहाँ पर आपको 90 डिग्री का क्या मिलेगा, ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है आपका